साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। साथ ही जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रही सही, सारे प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएंगे। और लास्ट में मैं एक प्रश्न भी आपको दूंगा, उसका उत्तर भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि आपको ये सेशन कैसा लगा। 10 मिनट में हम कंप्लीट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिटेल में देखेंगे। जैसे अगर हम रेगुलर बैचेस में भी पढ़ाते हैं ना, तो इतना ही पढ़ाते हैं, और 10 मिनट में भी इतना ही पढ़ाएंगे, तो अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके परिचय के बारे में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 में इसकी व्यवस्था की गई है। क्लियर है? दूसरी बात इसमें क्या बोली गई है कि भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए यह जिम्मेदार होता है। देखिए, निर्वाचन आयोग जो होता है, भारत निर्वाचन आयोग, यह भारत निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों का, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का, विधानसभा और विधान परिषद, प्लस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन और संपादन करता है। जो स्थानीय प्राधिकरण है, जैसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत है, इनके चुनावों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है ना। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्र मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसमें सीधा सीधा लिखा भी हुआ है कि यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है। यह बात भी क्लियर हो गई होगी। इसका राज्यों में पंचायत एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई भी सरोकार नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 में इसके बारे में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 324 में क्या है, 325 में क्या है, एक बार इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे 324 में है कि निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। आर्टिकल 325 में है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कही गई है और बोला गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन इसी आधार पर होंगे। अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब वर्तमान में यह है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो भी वयस्क व्यक्ति हैं उनको मतदान करने का अधिकार होगा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं, यह निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। यहां पर कैसे होगा कि हर एक वह व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, लिंग, धर्म कुछ भी सही, यदि 18 वर्ष से ऊपर का है तो उसे वोट करने का अधिकार है। यह ध्यान रखना। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में, जैसे राष्ट्रपति के लिए चुनावों में अगर हम निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करें, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। जबकि हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के सभी प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। अब इसकी पद्धति क्या है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की? जब हम इलेक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे तो वह एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति के माध्यम से होता है। यह ध्यान रखना। जबकि एमएलए और एमपी का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होगा और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसमें शामिल होगा। यह आर्टिकल 326 में डिस्कस है। 327 में है कि विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। वहीं 328 में है कि किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसी विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। और 329 में है कि निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आर्टिकल 329 में डिस्कस किया गया है। अब इसके बाद हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना देखिए, 1989 तक ये एक सदस्यीय था, केवल इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के माध्यम से एक व्यवस्था की गई कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके अंतर्गत मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो स्वाभाविक था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर काफी अतिरिक्त बर्डन पड़ा और इसलिए इसकी संरचना में परिवर्तन किया गया। अब इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त।
ठीक है, ये 1989 में किया गया, लेकिन फिर उसके कुछ समय बाद ही दोबारा से ये एक सदस्यीय हो गया, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होगा। 1993 में बाकायदा एक संसदीय अधिनियम लाकर इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया फिर से। ठीक है, ऐसा सरकारों के बदलने पर हुआ है, उसकी एक लंबी हिस्ट्री है, उतना आपको नहीं समझना, बस आपको ये समझना है कि कब कब क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब हम आगे बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। लेकिन इसके संबंध में अभी जो वर्तमान में 2023 में एक प्रावधान किया गया है, उसको हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के अनुसार सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। चलिए, उनके कार्यकाल के बारे में है कि उनका कार्यकाल वैसे तो 6 साल का होगा, यदि इसी बीच में 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उनको अपने पद से हट जाना होगा। मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। प्लस इनकी सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी, जो भी इनका वेतन होगा वो वही होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। 2.5 लाख रुपए मिलता है, वो इनको मिलेंगे। अगर हम इनके पद से हटाने की बात करें तो इनको इनके पद से हटाने का आधार है, 2 आधार है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला है कि जब वह प्रूफ मिसबिहेवियर मतलब साबित कदाचार, और दूसरा आधार होता है कि असमर्थता। इन 2 आधारों पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने की पद्धति वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की पद्धति होती है। प्रस्ताव लाया जाएगा, सबसे पहले प्रस्ताव की सूचना संबंधित चुनाव आयुक्त को 14 दिन पहले देनी होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और उसके बाद फिर प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में चलेगी, सेम वही प्रक्रिया होगी जिस प्रक्रिया से हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं। क्लियर है? यहां पर लिखा हुआ है कि वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं और उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। अच्छा, वो त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही उसके पद से हटाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर भी कर लेंगे। इसके बाद हम इनके लिमिटेशन, सीमाओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि सीमाएं क्या क्या है। जरा देखेंगे, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है संविधान में तो। और संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित भी नहीं किया है। ये ध्यान रखना कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो कोई और नियुक्ति भी कर सकते हैं, मतलब किसी अन्य प्रायोजन का भी हिस्सा बन सकते हैं। अब ये अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला है 2023। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। अगर विपक्ष में कोई भी नेता नहीं है, विपक्ष का नेता, तो जो भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके लीडर को यहां पर शामिल किया जाएगा। तो एक समिति की रिकमेंडेशंस के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्लस अन्य चुनाव आयुक्तों की भी। और वर्तमान में इसी पद्धति से अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। ये व्यवस्था अभी की गई है 2023 में। अनूप बरनवाल का जो केस है आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। संसद ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के प्रत्युत्तर में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पारित कर दिया। चलिए, अब हम यहां पर बात करेंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न पर ठीक है आप लोग बहुत अच्छे से जो है ना ध्यान देना। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब दिया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम राष्ट्रीय दल का दर्जा कब देंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर कुछ शर्तें हैं। किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जाती है, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप इसको देखेंगे क्या है भैया प्रावधान, और ये आपको बहुत अच्छे से करना है। जब उसे लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के सामान्य निर्वाचन में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में जो पड़े वैध मत हैं उनका 6%, कितना बच्चे 6% मत प्राप्त करने में या तो वह सफल रहता है। दूसरा क्या है, अथवा सेकंड शर्त क्या है कि वह किसी राज्य में या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें जीतने में सफल रहता है। अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, वो इसी के द्वारा मिला है कि वो बेसिकली 4 या अधिक सीटें जीता है। क्लियर है ना? इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि यदि दल आम चुनावों के लोकसभा में 2% सीटें जीतने में सफल रहता है और इन उम्मीदवारों को 3 राज्यों से चुना जाता है, अथवा यदि उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कुल मिलाकर इसी तरह से वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब हम
आज के प्रश्न पर आएंगे। आज का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप देखेंगे स्टेटमेंट दे रखे हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। ये पहला स्टेटमेंट है कि सर क्या भारत का निर्वाचन आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है, तो आप बोल देंगे कि भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहां से है, क्या है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, यह बात भी गलत है, भारत निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा स्टेटमेंट यहां से शुरू हो रहा है कि भाई ये जो निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का निपटारा करता है, तो ये बात सही है। केवल 3 इसका सही होगा। इसी तरह से संविधान के जितने भी उपबंध हैं, जितने भी आयोग हैं, जितने भी निकाय हैं, सभी से संबंधित जानकारी आपको इतने ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।